सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मिंगल एकेडमिया। मेरा नाम है सचिन। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके चैप्टर के नेम का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। उस चैप्टर के लिए हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का नेम है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, इसका हम थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, एंड का मतलब तो आपको पता ही है। बायोपोलरिटी का मतलब समझ लेते हैं। बायो का मतलब होता है टू और पोलर का मतलब होता है दो पोल। तो कोई दो पोल ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनमें से किसी एक का अंत हो गया है ना। सो पहला है यूएसए, दूसरा है यूएसएसआर। ये दो पोल थे जिसमें से किसी एक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, किसी एक का अंत हुआ। किसका होने वाला है वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बर्लिन वॉल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बर्लिन वॉल के बारे में हम बात करें तो इसे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जब कोल्ड वॉर टाइम था, जब इसे बनाया गया था। बर्लिन वॉल क्या थी इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि रफली सा ये जर्मनी का डायग्राम है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक था वेस्ट जर्मनी और दूसरा था ईस्ट जर्मनी। अब देखिए, वेस्ट जर्मनी तो यूएसए के कंट्रोल में था और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के कंट्रोल में था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे डिवाइड कैसे किया गया था। इसे डिवाइड किया गया था एक बीच में बॉल बनाकर, जी हाँ, दीवार बनाकर, है ना। तो यूएसए के पास तो वेस्ट जर्मनी था और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास था। यूएसए और यूएसएसआर की हम जो ये आइडियल चीज़ों को फॉलो करते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि यूएसए आपका कैपिटलिस्ट और लिबरलिज्म को फॉलो करता है और यूएसएसआर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को फॉलो करता है। अब आप सोचेंगे कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो कैपिटलिस्ट होता है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, जिसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट की बात की जाती है। और लिबरलिज्म होता है जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, हम अपनी फ्रीडम के दम पर अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, है ना। यही यूएसएसआर है वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट के अपोजिट है कम्युनिस्ट। जैसे कि इधर प्राइवेट ओनरशिप की बात हो रही है तो इधर स्टेट ओन की बात होती है कि जो भी फैक्ट्री और फॉर्म वगैरह हैं उन्हें गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी। सोशलिस्ट का मतलब होता है ऑल पीपल आर इक्वल, रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ये बात करता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर, वो सब सभी लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होनी चाहिए, है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, बर्लिन वॉल को समझते हैं ये क्या थी। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में बढ़ गई थी। यूएसए के पास वेस्ट जर्मनी था और यूएसएसआर के पास ईस्ट जर्मनी था। ये 150 किलोमीटर लॉन्ग एक वॉल थी जिसे जर्मनी में खड़ा किया गया था और ये 28 ईयर्स तक, जी हाँ, 28 ईयर्स तक ये खड़ी रही थी। और इसे 9 नवंबर 1989 को लोगों के द्वारा टॉपल कर दिया गया, मतलब गिरा दिया गया। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। ये कम्युनिस्ट ब्लॉक के अंत की शुरुआत थी। बिकॉज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉल थी इसे टॉपल कर दिया गया, इसे गिरा दिया गया, तो ये मिक्स हो जाएगा मतलब इसका यूनिफिकेशन हो गया। आगे चलते हैं। जो कि आपके मेन चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, इसे हम समझेंगे, है ना। What was the सोवियत सिस्टम। अब देखिए, सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत से आप समझते हैं कि सोवियत सिस्टम किस चीज के बारे में बात कर रहा है, तो ये यूएसएसआर के बारे में बात कर रहा है ना। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम फासिस्ट, came under the control of USSR. Political economic system were modeled after the USSR. देखिए क्या होता है कि शुरुआत में दो पावर एग्जिट करती थी, एक थी यूएसए और सेकंड वन थी यूएसएसआर। तो यहाँ की जो सोवियत आर्मी थी ये लिबरेटेड थी फासिस्ट फोर्स से और ये यूएसएसआर के कंट्रोल में काम करती थी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम थे वो यूएसएसआर के द्वारा मॉडल किए जाते थे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम थे उसकी फ्रेमिंग की जा रही थी, वो यूएसएसआर के द्वारा की जा रही थी और इसी को हम सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं, है ना। कि सब, अब देखिए, कोई भी पावर है, जब उस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर दो पावर ही एग्जिट कर रही थी तो ऑफ कोर्स यूएसए के पास भी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो बेहतर था। सेम ऐसे यूएसएसआर एक पावर थी, उस टाइम पर उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी बेहतर था क्योंकि उसे यूएसएसआर के द्वारा मॉडल किया जा रहा था। और यूएसएसआर के द्वारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम और उसकी आर्मी, सोवियत आर्मी को जब मॉडल किया जा रहा है, उसे लिबरेट किया जा रहा है ना, तो उसको ही हम सोशलिस्टिक ब्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सोशलिस्टिक ब्लॉक, तो आप ये सब उसमें मेंशन कर सकते हैं। आर्मी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर के द्वारा मॉडल किया जा रहा है तो वो सोशलिस्टिक ब्लॉक था, ठीक है।
1955 Warsaw Pact military alliance USSR was the leader of bloc USSR great power after World War II. 1955 के अंदर मिलिट्री अलायंस बनता है जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ये किसका था? यूएसएसआर। इस ब्लॉक का जो लीडर था वो कौन था? यूएसएसआर। और यूएसएसआर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक इमर्जिंग और एक बड़ी पावर निकल के बाहर आया था, जैसे कि यूएसए और यूएसएसआर, है ना। सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम द यूएसए। सोवियत इकोनॉमी थी वो एक मोर डेवलप्ड पावर बन चुकी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन उसे केवल एक ही पावर से डर लगता था जिसका नाम था यूएसए। अगर मुझे किसी चीज़ से आगे निकलना है तो वो यूएसए था, तो केवल उससे थोड़ा सा फियर था, वो केवल यूएसए से था। लेकिन क्यों? बिकॉज इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेस थे, इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह अच्छे थे, और कनेक्टेड जो रिमोटेस्ट एरिया था वो एफिशिएंसी के साथ था। अब सोचिए किसी के पास एनर्जी जैसे रिसोर्सेज हो, ऑयल वगैरह हो, आयरन, स्टील, मशीनरी हो, है ना, और प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी कुछ हो उसके पास, और उसका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो ट्रेड करने का सेक्टर है, वो काफ़ी एफिशिएंसी के साथ दूसरे एरिया से कनेक्ट हो, तो ऑफकोर्स वो तो डेवलप होने वाला है। उसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो इंक्रीज होने वाली है, और इकोनॉमिक पावर से पॉलिटिकल पावर अपने आप बेहतर हो जाती है, देन वो कंट्री अपने आप इमर्जिंग पावर में आ जाती है ना। इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। इसकी इंडस्ट्री इतनी बेहतर हो गई थी कि वो पिन से लेकर कार तक प्रोड्यूस कर रही थी। एक सोवियत स्टेट इंस्टीट्यूट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम। सोवियत स्टेट था वो केवल ये चाहता था कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है लोगों के लिए, मैं वो इंश्योर कर पाऊँ, है ना, जैसे कि हेल्थ हो, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, और जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ अच्छे तरीके से। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट। ऑफकोर्स ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्टिक आइडियाज़ को फॉलो कर रहे थे, तो जो भी लैंड और प्रोडक्टिव असेट्स थे वो सोवियत स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे, है ना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोवियत सिस्टम के ड्रॉबैक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सोवियत यूनियन के पास इतना सब कुछ था, है ना, और वो अच्छे के लिए ही काम कर रहा था। वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में सोच रहा था, लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन होता क्या है, सोवियत यूनियन धीरे धीरे क्या बन गया, वो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियन बन गया, है ना, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन्स। उसने लोगों के लिए जो जीवन था उनका वो काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी की कमी आने लगी, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, और कहीं ना कहीं लोगों को ये फील होने लगा कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसे छीना जा रहा है, उसकी एब्सेंस होने लगी। दे एक्सप्रेस्ड देयर व्यू इन जोक्स एंड कार्टून, और वो अपनी भावनाओं को जोक और कार्टून के अंदर एक्सप्रेस करने लगे। अब सोचिए इतनी एब्सेंस हो जाए कि आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को जब एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि हमारा शोषण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड हम बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, वन पार्टी सिस्टम था, हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशंस। वन पार्टी सिस्टम है तो ना तो कोई इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरी पार्टी होती है तो हमें फियर होता है कहीं कि हमारी पार्टी डिफीट ना हो जाए, है ना। तो अब एक ही पार्टी है तो वो अपने चाहे जिस तरीके से काम कर सकती है, कोई फियर नहीं है किसी चीज़ का, और उसने जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन थे उसके ऊपर अपना कंट्रोल काफ़ी अच्छे तरीके से टाइटली बना रखा था। Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything. अब देखिए यूएसएसआर के अंदर रसिया एक ऐसा रिपब्लिक था 15 रिपब्लिक के अंदर कि वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीज़ें रिफॉर्म्स वगैरह आ रहे थे वो रसिया में बैठकर ही बनाए जाते थे। डेवलप वगैरह की स्कीम थी वो रसिया के लोगों को पहले दी जा रही थी, ऐसा हम मान सकते हैं। और इन रियलिटी रसिया ही सारी चीज़ों को डोमिनेट कर रहा था। और जब ऐसा फील होने लगता है कि सारी चीज़ें एक ही रिपब्लिक के द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को क्या फील होता है। सो पीपल फ्रॉम अदर रीजन फेल्ट निग्लेक्टेड एंड ऑफ्टन सप्रेस्ड। जो दूसरे रीजन के लोग थे उन्हें फील होने लगा कि ये लोग हमें निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये लोग हमें सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जा रहा है। अब यहीं से थोड़ा हलचल का माहौल शुरू होगा।
किसी भी चीज़ के डिसइंटीग्रेशन के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है। अब देखिए बर्बादी का कारण यूएसएसआर का वो खुद बनेगा। कैसे? पहला तो इन आर्म्स रेस, यूएसएसआर मैनेज टू मैच द यूएस। यूएसएसआर था वो यूएस को मैच करना चाहता था। जैसे कि यूएस की मिलिट्री है वो काफ़ी पावरफुल है, आप सबको पता होगा, है ना, उसके आर्म्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। सो वो चाहता था यूएसएसआर की मैं इसे मैच कर पाऊँ। सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, फुलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन्स। और वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिटीजन्स की एस्पिरेशंस थी उन्हें फुलफिल करना चाहता था। अब देखिए इंपॉर्टेंट, द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979। क्या होता है? पहली बर्बादी का कारण बना उसका आर्म रेस, है ना, कि वो मैनेज करना चाहता था, कहीं ना कहीं पीछे रह गया। और फिर क्या करता है कि जो यूएसएसआर है वो अफगानिस्तान में 1979 के अंदर इन्वेंशन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीयूईटी में पूछा गया था। इसने क्या किया? वीकेंड द सिस्टम ऑफ इवन फर्दर। इसने जो सोवियत यूनियन का जो सिस्टम था उसे कमज़ोर कर दिया। वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, और जो वेजेस की डिमांड थी वो बढ़ने लगी। प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी थी वो फेल हो गई। दिस लीड टू शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स, और इसकी वजह से जो कंज्यूमर के गुड्स थे उनमें कमी आने लगी। फूड इम्पोर्ट एवरी ईयर, अब देखिए फूड इम्पोर्ट बढ़ने लगा। 1970 सोवियत इकोनॉमी फ्लैटरिंग बिकेम स्टैग्नेट, और 1970s तक सोवियत की जो इकोनॉमी थी वो फ्लैटर कर गई और स्टैग्नेट हो गई। मतलब अब अच्छे तरीके से बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है कि अंदर से कंट्री बिल्कुल खोखली हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, वेजेस की डिमांड बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी फेल हो गई है, और हर दिन फूड इम्पोर्ट बढ़ रहा है। जब ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएं तो वो यूएसएसआर जैसी कोई पावर खड़ी हो सकती है, या कोई भी कंट्री हो वो ऐसे एग्जिट कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स एक साथ खड़ी हो जाएं तो हम किसी कंट्री के साथ आर्म रेस तो छोड़ो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। और सेम यही कंडीशन बनती है यूएसएसआर के साथ। अब हम गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गोर्बाचेव कौन थे, और फिर हम सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए गोर्बाचेव कौन थे? गोर्बाचेव बॉर्न हुए थे 1931 में। ये कौन थे? लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये सोवियत यूनियन के यूएसएसआर के लास्ट लीडर थे, जो कि 1958 से लेके 91 तक रहे। इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसीज ऑफ द पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। दो पॉलिसीज रिफॉर्म तैयार किए थे, एक इकोनॉमिक के लिए, एक पॉलिटिकल के लिए। फर्स्ट वन था पेरेस्ट्रोइका, दूसरा था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब डेमोक्रेसी, कि कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाना है। और ग्लासनोस्ट बनाया था ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक जो पावर थी उससे बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब था ट्रेड। ये दोनों सीयूईटी में पूछे जाते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। स्टॉप द आर्म रेस विद द यूएस, और इन्होंने क्या किया? यूएस के साथ जो आर्म रेस चल रही थी उसे वहीं के वहीं रोका कि भाई रोको, ठीक है, बढ़िया आदमी थे भाई। विथड्रॉ सोवियत यूनियन ट्रुप्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। इन्होंने जो अफगानिस्तान में जो इन्वेंशन पहले किया था उसे विथड्रॉ किया। वहाँ की जो सोवियत यूनियन के ट्रुप्स थे, आर्मी थी, मिलिट्री थी, उसे बाहर निकाला कि आ जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं है ना। हेल्प्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन में मदद की। एंडेड द कोल्ड वॉर, इन्होंने कोल्ड वॉर को अंत करने में भी अपना योगदान दिया। अब चलते हैं इन 1985। अब यही इनका योगदान ना इनको भारी पड़ जाएगा। देखिए इन 1985 मिखेल गोर्बाचेव बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। 1985 के अंदर मिखेल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के। साउट टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, रिफॉर्म वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर। जो इन्होंने रिफॉर्म बनाए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के ऊपर, वो रिफॉर्म्स जरूरी थे यूएसएसआर को रखने के लिए, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट थे। एवरेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन टेकिंग प्लेस इन वेस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हो रहे थे। गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, और गोर्बाचेव चाहते थे कि जो वेस्ट के साथ हमारे रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, अच्छे तरीके से भाईचारा बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेटाइज एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन, और ये सोवियत यूनियन के अंदर ऐसे रिफॉर्म लेके आते हैं जिससे जो यूएसएसआर का पॉलिटिकल सिस्टम था वो डेमोक्रेटाइज हो जाए, है ना, कि लोगों को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उनको सप्रेस किया जा रहा है। उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए, उन्हें फील होना चाहिए कि हम एक डेमोक्रेटिक रीजन के अंदर रह रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट क्या पड़े
उसको डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट थे पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट सोवियत कंट्रोल। मैंने बोला था ना कि मिखेल गोर्बाचेव को उसके रिफॉर्म ही भारी पड़ जाएंगे। तो क्या होता है कि जो ईस्ट यूरोपियन रीजन के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अपनी ही गवर्नमेंट सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब घर के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो फिर तो डिसइंटीग्रेशन की शुरुआत हो चुकी है भाई साहब, अंत हो के रहेगा। गोर्बाचेव डिड नॉट इंटरवीन व्हेन द डिस्टर्बेंस अकर्ड, कम्युनिस्ट कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर। गोर्बाचेव ने कोई इंटरवीन नहीं किया, डिस्टर्बेंस बढ़ते चले गए और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था एक के बाद एक धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis with the USSR that hastened its disintegration। तो देखिए जो इसके द्वारा डेवलपमेंट किए गए थे रैपिडली वो क्राइसिस में एक्सक्लेट होने लगे यूएसएसआर के अंदर और इसी से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा। Gorbachev initiated the policy of economic and political reform and democratization within the country. The reforms were opposed by the leader within the communist bloc। जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उन्हीं की पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने ही इन रिफॉर्म्स का अपोज करना स्टार्ट कर दिया। अ कूप टुक प्लेस इन 99 और इसी के वजह से एक कूप होता है 1991 के अंदर। इनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर ऑल्सो पीपल डिड नॉट वांट ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। वो ऐसे लोगों के द्वारा इनकरेज किया गया जो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले से ही लीडर थे और लोगों ने इसको सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का ओल्ड स्टाइल जो रूल चल रहा है वो अब आगे नहीं चलेगा, इसको यहीं के यहीं रोका जाए और इसका एंड होना चाहिए। तो यहीं पर भाई डिसइंटीग्रेशन कर जाता है यूएसएसआर 1991 के अंदर इस कूप की वजह से जो कि लोगों के द्वारा उठाया गया था। अब देखिए जो गोर्बाचेव थे वो तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, वो रिफॉर्म लेके आए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के रिफॉर्म बना रहे थे और जो रिपब्लिक था उसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी तो यही उसके अंत का कारण बन गई। अब 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे आते हैं बोरिस येल्सिन, यहाँ पे आते हैं। ये फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया थे। प्लेड अ की रोल इन डिसॉल्विंग द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करने में इनका एक की रोल माना जाता है कि येल्सिन इमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दीज कूप। उन्होंने इन कूप में यूएसएसआर के जो कम्युनिस्ट ब्लॉक की पार्टी थी उसे अपोज किया और कहीं ना कहीं वो नेशनल हीरो की तरह इमर्ज हुए। येल्सिन वॉन द इलेक्शन, सेक द सेंट्रलाइज कंट्रोल पावर बिगिन टू शिफ्ट। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था पहले यूएसएसआर का वो कहीं ना कहीं सेक हो जाता है, हट जाता है, पावर शिफ्ट हो जाती है सेंटर टू रिपब्लिक इन दिसंबर 1991। अब देखिए 1991 दिसंबर में क्या होता है, जो रसिया, यूक्रेन और बेलारूस था वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम सोवियत यूनियन की कोई बात नहीं मानेंगे और हम फ्री हैं यूएसएसआर से, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन की वो बैंड हो जाती है। कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड, और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी थी उसे ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं कि अब हम भी कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे जैसे यूएसए कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन होता है। रसिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। रसिया सोवियत यूनियन का एज अ सक्सेसर निकल के आता है। अगर हम किसी से पूछेंगे यूएसएसआर क्या है तो वो बोलेगा कि रसिया, है ना। ऐसा क्यों है कि उस टाइम पे भी पहले लोगों को ये फील हो रहा था कि सब कुछ रसिया के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर था वो भी रसिया ही था, है ना, वही निकल के आता है। एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कमिटमेंट, और जितनी भी ट्रीटीज और कमिटमेंट थे वो एक्सेप्ट करता है। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड वर्ल्ड, और जो ओल्ड सोवियत यूनियन था वो वहीं की वहीं डेड हो जाता है, वर्ल्ड हो जाता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द यूएसएसआर। आई होप आपको यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो दो लीडर की बात हुई है इसमें, मिखेल गोर्बाचेव और बोरिस येल्सिन, इनको मैंने मिखेल गोर्बाचेव को तो काफ़ी डीपली मैंने डिस्कस किया है, जिससे आपके सारे डाउट्स उनके 2 वर्ड तो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए क्या है, मिखेल गोर्बाचेव वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो लास्ट वन थे जिनके टाइम पर 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है।
दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। इसका पार्ट 2 और आएगा और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देख, मैं किसी भी चैप्टर का कोई भी कचड़ा उठा के नहीं लाता हूँ, ये एनसीईआरटी से लिए हुए सोर्सेज हैं लाइन बाई लाइन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रिप्स नोट्स हैं। तो 10 पेजेस का जो रिसोर्सेज का जो रस है ना, वो ये है। क्योंकि मैं अपने टाइम पे जब 12 में था तो मैं ये सोचता था कि कोई भी मुझे ऐसे नोट्स दे दे जो कि काफ़ी क्रिप्स हों, जिससे बस फास्ट रिवीजन हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे पूछे तो मुझे उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है बोर्ड में। तो आप अच्छे तरीके से इन्हें रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पॉलिटिकल और सोशोलॉजी के अलावा भी, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उन्हें मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।